तो हमारी जो इस नए वर्ष की एक्साइज पॉलिसी उसके ऊपर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। मोर और लेस जो पिछले बार की एक्साइज पॉलिसी थी उसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है। उसी प्रकार से छोटे मोटे जो सुझाव थे वो उन्होंने किए हैं। फिर भी उसका डिटेल्ड प्रेस नोट जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा। ये जो पॉलिसी है इस बार 20 मई से लागू होगी। वैसे तो हर साल 1 अप्रैल से लागू होती थी, लेकिन इस बार चूँकि कोविड के कारण से पिछले वर्ष में थोड़ा पीरियड जीरो पीरियड था, तो उस जीरो पीरियड के हिसाब से इस वर्ष को 19 मई तक बढ़ा दिया गया। 20 मई से और अगला 19 मई तक ये 1 साल के लिए पॉलिसी रहेगी। टारगेट है कोई 8-10% का टारगेट है उसमें बढ़ोतरी का, और नेचुरल तरीके से जितना होता है वही होगा। रेट्स में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़े बहुत चीज़ों का अंतर लाए हैं। इतना है कि जो कोविड सेस हमने पिछली बार लगाया था इस वर्ष में, वो इस वर्ष तक ही रहेगा, अगले वर्ष में वो कोविड सेस नहीं रहेगा। एक नूह जिले का टोल प्लाजा है, पुराना से लकड़पुर, सिंगलहेड़ी, ठेंगड़ी, जलालपुर, एक छोटा टोल टैक्स है राजस्थान सीमा तक। उसकी कलेक्शन बहुत कम थी और हम सामान्यतया जिस टोल का 1 करोड़ रुपए से कम टोल टैक्स इकट्ठा हो ऐसे टोल को हम चालू नहीं रखते हैं, तो उसकी लगभग 60 लाख रुपया ही साल की कलेक्शन आ रही थी, इसलिए उसको बंद कर दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से लिया गया है। सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के एरियाज़ में ऐसी प्रॉपर्टीज़, खास करके दुकानें जो 20 वर्ष से भी पहले से किसी न किसी किराएदार के पास थी, अर्थात सन 2000 से पहले जिन्होंने ली हुई थी, उनके किराए, लीज रेट ये सब चल रहे थे, ऐसे सब के लिए पॉलिसी बनाई है कि वो उसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और उस खरीदने के लिए रेट्स तय किए हैं कि जो कलेक्टर रेट है उस एरिया का, जो कमर्शियल कलेक्टर रेट है, उस कलेक्टर रेट से यदि 20 साल से लेकर 25 साल तक उनके पास पोजीशन है तो उसमें 80% उस रेट के ऊपर वो ले सकते हैं, अर्थात 20% की छूट देती है। और 25 से 30 साल का अगर कब्जा है तो 25% की छूट देती है, अर्थात 75% पर ले सकते हैं। इसी प्रकार हर 5-5 साल के एक स्लैब बना दिए हैं, मैक्सिमम रिबेट 50% तक उसमें मिलेगी, अर्थात 50 साल या इससे भी ज़्यादा का जो कब्जा है तो उनको 50% की रिबेट उसमें मिलेगी और वो अप्लाई करेंगे। जिस दिन से लागू करेंगे तो जल्दी उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी और नोटिफिकेशन की डेट से 3 महीने के अंदर अंदर उसमें सेटल कर सकते हैं। जो उसको लेना चाहें वो ले सकते हैं। एक फैसिलिटी उनको दी है कि कोई पैसा पूरा स्वयं नहीं दे सकता, तो उस दुकान के, उस प्रॉपर्टी के बदले में बैंक से भी वो पैसा लेकर के और वो जमा करा सकता है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा ये दी गई। देखिए, कल से ये समस्या जो बनी है उसके ऊपर लगातार सबका ध्यान है, और केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि बाकी जो स्टेट्स और केंद्र के लोगों के साथ हमारी लगातार बातचीत चल रही है। क्योंकि एक तो ये महामारी कोई केवल हरियाणा की ऐसा नहीं है, सभी प्रांतों की स्थिति है। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन भी प्रोडक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग हो रही है, वो भी कोई एक स्टेट के हिसाब से नहीं है। समस्या शुरू हुई थी परसों पहले बार जब भिवाड़ी से जो ऑक्सीजन आती थी वो गुड़गांव और रोहतक ये सप्लाई करते थे। यकायक भिवाड़ी के प्लांट ने वो ऑक्सीजन बंद कर दी। जब वो बंद की तो फिर गुड़गांव में और रोहतक में समस्या पैदा हुई, फिर हमको वो पानीपत से भेजनी पड़ी। ये घटना हो गई कि एक ट्रक यहाँ से जा रहा था फरीदाबाद, दिल्ली के क्रॉस करते हुए, तो दिल्ली में उस ट्रक को रोक लिया गया और वहाँ से उसकी गैस निकाल दी गई। तो ये टेंशन के 2 मुद्दे बने। उसके बाद फिर एक स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, हम पहले पानीपत से हरियाणा की पूरी कराएंगे और जहाँ जहाँ जिस प्रांत में जो है वो करें। इससे एक अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आवश्यकता और प्रोडक्शन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कहीं आवश्यकता ज़्यादा है। फिर कल दिन भर में मीटिंग्स हुई कई लेवल के ऊपर, मंत्री लेवल के ऊपर भी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी, होम सेक्रेटरी सेंट्रल उनके लेवल पर भी, और शाम तक एक फार्मूला बना दिया गया है। उस फार्मूला में देश भर में जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो किस किस प्रांत को कितनी कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे उसका एक कोटा निर्धारित हो गया कि हर दिन उस कोटे के हिसाब से ही वो करेंगे। और कल शाम तक वो सारी पोजीशन ठीक हो गई है। दिल्ली में रात को उसको मॉनिटर कर रहा था कि हरियाणा का जो कोटा है पानीपत से 80 मीट्रिक टन वो भी पूरा गया है। दिल्ली का भी कल शाम 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 170 मीट्रिक टन। अब एक दिन में 140 जानी होती है, लेकिन कुछ उनका पिछला बकाया था तो वो भी चला गया और ये बाकी भी चला गया। अब आज से एक रोस्टर बन गया है कि हर
एक ट्रक हरियाणा का तो 2 ट्रक दिल्ली और पंजाब के, क्योंकि 140 मीट्रिक टन पानीपत में से दिल्ली जाना है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलना है, 20 पंजाब को जाना है। टोटल बन रही है वहाँ 260, लेकिन कोटा 240 का बनाया, 20 रिजर्व में रखा है। वो भी सेंटर के लोग ही उसको देखेंगे कि अचानक कहीं इमरजेंसी है तो 20 को उधर डाइवर्ट करेंगे। अब उसका ये है कि दिन भर में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए, ये जिम्मेदारी अलग अलग जगह जहाँ प्लांट हैं वहाँ के लोगों के जिम्मे लगाया है। देखिए, हमने सब जगह पूरी नज़र रखी हुई है, हम बार बार रिव्यू कर रहे हैं। जहाँ बेड्स की कमी आती है वहाँ आसपास के हॉस्पिटल्स में कितनी आवश्यकता है उसको हम देख रहे हैं, और जहाँ नई व्यवस्था करनी होती है वहाँ भी करते हैं। जैसे गुरुग्राम के अंदर कल से मैं देख रहा हूँ कि जो SGT जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर 500 बेड की व्यवस्था ये आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम था, कल ही मेरी उनसे बातचीत हुई, उनका हम एक दिन में पूरा कर लेंगे, वो पूरा कर रहे हैं। नल की व्यवस्था सारी ठीक हो गई है, और ऐसे एक इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक नया हॉस्पिटल बना है जो पिछली बार बन गया था, लगभग 125 बेड उसके अंदर है, 50 बेड आज शाम तक उसके भी तैयार हो जाएंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका कल तक 25% से 30% तक ऑक्सीजन बेड्स की जो कैपेसिटी अलाउ की हुई थी, आज हमने दोनों जगह 50% कर दिए हैं, गुरुग्राम में भी, फरीदाबाद में भी। तो आवश्यकता के हिसाब से सब चीज़ें कंट्रोल में, कहीं कठिनाई नहीं आती है। अगर बड़ी कठिनाई आई थी तो ये ऑक्सीजन की आई थी एक दिन के लिए, वो स्मूथ हो गया। आगे भी और स्मूथ करने के लिए 2 एरियाज़ हैं, पानीपत और हिसार, जहाँ हमारे पास गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन उपलब्ध है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म की ट्रांसपोर्टेशन होती है, गैसियस फॉर्म की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है। तो वहाँ उपलब्ध है। वहाँ पर हमने DRDO से निवेदन किया है कि हमें 2 बड़े हॉस्पिटल्स वो बना करके दें, 500 बेड के, एक हिसार में और एक पानीपत में। तो 2 जगह पर 500 बेड्स के, उनका सारी प्रक्रिया कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। तो जिस दिन से शुरू करेंगे मुझे लगता है 2 या 3 दिन के अंदर वो दोनों हॉस्पिटल बन जाएंगे। म्यूनसिपैलिटी की ज़मीनें, छोटी छोटी ज़मीनों के पैचेज कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं, या कहीं रास्तों के कारण से कुछ डेवलपमेंट रुक जाती है। तो अभी तक जो पॉलिसी थी कि लैंड एक्सचेंज पॉलिसी के भी बराबर की वैल्यू की लैंड दे देते थे, उस लैंड को कोई ले लेता था, वो केस बाय केस चीज़ें आती थी। लेकिन ऐसे बहुत केसेस हो गए थे, तो हमने उसकी पॉलिसी बना दी है टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन, यानी बेचने के हिसाब से उसके रेट्स तय करवा लेंगे। और रेट्स तय कराने का जो प्रोसीजर है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर बनाया है कि जो फाइनेंस करने वाली कंपनीज़ हैं वो वैल्यूएशन कराती हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज वैल्यूएशन कराती हैं, या बैंक्स वैल्यूएशन कराते हैं। तो ऐसी वैल्यूएशन करने के जो तरीके हैं, वैल्यूअर जो हैं, उनकी एक लिस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा मिलेगी, और अर्बन लोकल बॉडीज़ उन वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराएगी, अपना प्रोसीजर तय करेंगे, और उस पैसे से अगर उस लैंड को बीच में कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ताकि डेवलपमेंट के जो काम रुके हुए हैं, कहीं रास्तों के कारण से, कहीं किसी का 2 टुकड़ों में प्लाट बटा हुआ है, बीच में रास्ता जो पंचायतों के रेवेन्यू रास्ते आ गए थे और अब वो म्यूनसिपैलिटीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं, उसके कारण से बहुत से काम रुके हैं। तो एक सुविधा दे दी है कि भी पैसा भर के आज के वर्तमान रेट के ऊपर वो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। इसकी भी एक पॉलिसी ये बना दी गई है। TGT टीचर्स अंग्रेज़ी के, जिनकी पिछले दिनों में एक भर्ती हमने रद्द भी की है, जो पिछले 5 साल से कोर्ट में लिटिगेशन के कारण से चल रही थी, केवल सब्जेक्ट के नाम से इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश इलेक्टिव, ये एक विवाद बना हुआ था। तो कई यूनिवर्सिटी से भी परामर्श लिया और बाकी सब जगह से भी परामर्श लेने के बाद ये ध्यान में आया कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट का एक ही लेवल कर देते हैं सबका, चाहे वो इलेक्टिव है, चाहे वो कंपलसरी है, चाहे वो ऑनर्स है, या एक नया आ गया इंग्लिश कोर। तो इंग्लिश कोर भी नई एजुकेशन पॉलिसी में आया है। तो चारों को बराबर करके, और उसमें से कोई भी इंग्लिश का सर्टिफिकेट उसके पास, यानी इंग्लिश की पास करने का उसका जो डिग्री होगी, उस हिसाब से सभी अप्लाई कर सकेंगे। तो इस हिसाब से नया इंग्लिश के जो टीचर्स का TGT का, और वो एडवर्टाइजमेंट करके और ये भर्ती कर ली जाएगी। एक है हरियाणा माइनर मिनरल कंसेशंस, एक पॉलिसी बनाई है जो माइंस डिपार्टमेंट में बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही थी। पिछले दिनों में हमने माइन के जो लोग थे, उनको कॉन्ट्रैक्टर जो थे, उनकी मीटिंग बुला करके उनके बीच में घोषणा भी की थी, लेकिन उसकी फॉर्मल पॉलिसी आज हमने बनाई है। एक तो एनुअल डेड रेंट जो था उसका रेट ऑफ इंक्रीज आफ्टर एवरी 3 ईयर्स
उसका नाम पॉलिसी का है हरियाणा माइनर मिनरल कंसेशन स्टॉकिंग ट्रांसपोर्टेशन मिनरल एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग रूल्स 2012। तो ये रूल्स इसमें चेंज किया है। तो इसमें एनुअल डेड रेंट का जो इंक्रीज़ है वो हर 3 साल में पहले 25% था, अब उसको कम करके 10% किया है कि अब इंक्रीज़ 25% ज़्यादा लगता है 3 साल में, तो 10% किया है, और ताकि उसी हिसाब से अपनी ऑक्शन में वो उसको अपना फैक्टर इन कर लेंगे। दूसरा, सरेंडर करने की बड़ी कठिनाई आती थी पहले। सरेंडर करने में जो नहीं चला सकते थे किन्हीं भी कारणों से, वो सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन इतनी कठोर यानी उसका जो प्रोसीजर था कि सरेंडर करना चाहते हुए भी वो कर नहीं पाते थे, और वो जो मीटर चलता रहता था जिसके कारण से लिटिगेशन बहुत हो जाती थी और करोड़ों रुपया उनकी तरफ निकलता था। वो कहते हैं नहीं निकलता है। उसका सिंपल कर दिया कि जिस दिन सरेंडर करना चाहेगा उस दिन जो उस समय तक के ड्यूज़ हैं, जिस महीने में सरेंडर करना चाहता है उस महीना प्लस 1 महीना और उसके ड्यूज़ पे करके एनओसी ले और सरेंडर करने का एनओसी लेटर के साथ जमा करा दे। तो जितना पैसा उसने दे दिया वर्तमान महीना और 1 महीना नेक्स्ट, उस दिन तक रेंट देने के बाद उसका सरेंडर फाइनल माना जाएगा। फिर डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करे ना करे कोई ज़रूरत नहीं है, डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, ताकि झगड़े ही खत्म हो जाए। और डिपार्टमेंट जिस दिन वो सरेंडर करेगा उस दिन काम बंद कर देगा। उसके तुरंत बाद विद इन 1 मंथ वो सारा सर्वे करके आएंगे कि हाँ इसने जितना मटेरियल निकालना था उससे ज़्यादा तो नहीं निकाल रखा, ज़्यादा निकाला है तो उसका एक फाइन रिपोर्ट बना करके उसको दे देंगे, और उस फाइन की रिपोर्ट के आधार पर वो नेक्स्ट पैसा जो बचता है उस समय तक वो भी जमा करा दे, तो उसके बाद वो फ्री है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट 1 महीने के अंदर अंदर, बरसात के दिनों में 2 महीने रखे हैं, 2 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट तुरंत उसको ऑक्शन करेगा, ऐसा भी प्रोसीजर तय कर दिया। ताकि बंद भी रहेगी कोई माइन तो मैक्सिमम 3 साढ़े 3 महीने बंद रहेगी, इससे ज़्यादा बंद नहीं रहेगी। पहले तो कोई माइन एक बार झगड़ा होता है बंद होती है तो फिर साल 2 साल बंद ही पड़ी रहती है। फिर नई कोई पॉलिसी आएगी, ऑक्शन आएगी, रेगुलर पॉलिसी चलेगी ऑक्शन की। हर महीने ऑक्शन होगा, जो खाली पड़ी हैं अगले महीने जो खाली हो जाएंगी हर महीने फिर उसका फोटो चलेगा, ओपन चलेगा कि जिसने इस महीने लेनी है लो, अगले महीने लेनी लो। लेकिन ये रेगुलर एक काम ऑक्शन का और सरेंडर का, ताकि किसी को अपने बिजनेस करने में कठिनाई ना आए और सरकार को भी कोई इसका लॉस ना हो। एक विषय आता है कि जो बच्चे अबंडन्ड और सरेंडर्ड श्रेणी में आते हैं, अबंडन्ड यानी जो 5 साल से कम आयु के बच्चे कहीं भी बिना किसी वारिस के घूमते हुए लावारिस कई बार पुलिस को मिल जाते हैं, कहीं वो लोग छोड़ देते हैं और उसका कोई आगे मालिक, कोई उनका माँ बाप, कोई उसका ट्रेसेबल नहीं होता। तो ऐसे सब 5 साल से नीचे के बच्चे या 1 साल से छोटा बच्चा जिसको हम कहते हैं सरेंडर्ड, वो शिशु बच्चे को किन्हीं भी कारणों से, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो आपको पता है कि सामाजिक दृष्टि से जो उचित नहीं माने जाते, तो उन बच्चों को कहीं कोई छोड़ गया, कहीं पालने में डाल गया, कहीं कूड़े में डाल गया, कहीं अस्पताल में छोड़ा है, कहीं छोड़ा है। तो ऐसे बच्चों को अभी तक जो उनके चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं उसमें उनका पालन पोषण होता है। 18 साल तक तो पालन पोषण वहाँ होता है, पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन 18 साल के बाद उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसे उनकी व्यवस्था करने के लिए एक नई पॉलिसी हम लाए हैं, उसका नाम है हरिहर पॉलिसी। तो हरिहर पॉलिसी में 18 साल से 25 साल तक उन सब बच्चों का पालन पोषण, उनकी आगे की पढ़ाई और उनकी नौकरी, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन वही बच्चे होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे इन चाइल्ड केयर होम्स में, कोई भी आएगा वो नहीं। तो ऐसे निश्चित संख्या है उनकी, और उनको 25 साल की उम्र तक या उससे पहले अगर उनकी शादी कराने में, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को उनका बना दिया है गार्जियन, तो वो शादी की व्यवस्था भी उनकी बच्चों की, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, किसी प्रकार से वो हो जाती है, तो तब तक ये व्यवस्था सरकार करेगी। पहले पढ़ाई की कोशिश करेंगे कि वो पढ़ लिख करके और आगे बढ़ जाए। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमज़ोर है, तो फिर उनको 25 साल से पहले उनकी नौकरी ग्रुप सी और डी 10वीं या 12वीं उसकी शिक्षा के हिसाब से उनको एक्स ग्रेशिया के हिसाब से मिलेगी। कोई उनका एग्ज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको सी और डी में नौकरी का जो पात्र है उसको मिलेगी। लेकिन ए और बी के लिए वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपना सिलेक्शन में जाने के लिए जो प्रोसीजर रहता है, उनको रिजर्व्ड कैटेगरी EWS, इसका एक बेनिफिट उनको दिया जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, उसके अंदर वो आ जाएंगे।
उसमें चाहे वो सरकारी नौकरी हरियाणा सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, तो EWS का उनको श्रेणी का लाभ मिलेगा। तो इन बच्चों के लिए, और 25 साल तक अगर उससे पहले नौकरी लगता है तो उस नौकरी की जो उसकी सैलरी है वो भी उसकी रिजर्व रहेगी, खर्च उसका तब भी गवर्नमेंट ही करेगी। केवल उसमें से अगर वो चाहता है तो 20% पैसा निकाल करके स्वयं खर्चने की इच्छा करता तो कर सकता है। यानी एक प्रकार का वो डिप्टी कमिश्नर ही उसका रहेगा गार्जियन, और उसके बाद शादी होने के बाद वो पैसा उसको दे दिया जाएगा। और उसको कहीं भी मकान के लिए अगर कुछ राशि उसको एज लोन देना होगा तो 2 कमरे के मकान के लिए लोन भी दे दिया जाएगा, उसका इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट देगी। एक हमने फंड बनाया है, अभी जो वर्तमान में कोविड की स्थिति चल रही है तो हरियाणा कोविड इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम, कोई सामान जिसकी आज आवश्यकता है कोविड के लिए, कोई इंडस्ट्री वाला उसको बढ़ाना चाहता है, उसके पास फाइनेंशियल क्रंच है, नहीं वो अपने पास से कैपिटल एक्सपेंस कर सकता है, तो हमने आज ही एक 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया है कि कोई आवश्यकता के हिसाब से, चाहे डिपार्टमेंट कहेगा मेडिकल एजुकेशन अथवा हेल्थ डिपार्टमेंट, या इंडस्ट्री को भी जो इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं वो कोई नया इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं तो उनको 500 करोड़ रुपए तक की, मतलब सबको जिसको भी जितनी ज़रूरत है ऐसा कैपिटल देने के लिए उस स्कीम में वो लोन ले सकेगा। उसका जो इंटरेस्ट है 1 साल का वो सरकार वहन करेगी।